ठीक है, लास्ट क्लास में हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था, मैंने असाइनमेंट दिया था थर्मल एक्सपेंशन से एच.सी. वर्मा, चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 10 से आगे दिए थे। ठीक है, यस, जो भी डाउट हो पूछना। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 हुआ, 16, 17, सभी एक्सपांशन पर ही बेस्ड है। ठीक है ना, 17, 18, 19, देखो 19 में क्या दिया हुआ है, A pendulum clock gives correct time at 20 डिग्री सेल्सियस। तो पेंडुलम क्लॉक है, करेक्ट टाइम दे रही 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, एट अ प्लेस वेयर G इज इक्वल टू 9.800 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जहां पर G की वैल्यू इतनी है वहां पर 20 डिग्री सेल्सियस पे सही टाइम बताती है। अब इस पेंडुलम क्लॉक को हम दूसरी जगह पर ले गए जहां पर G की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, ये नई प्लेस पर G की वैल्यू है, तो G की वैल्यू बदलेगी तो उसका जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है वो बदल जाएगा, तो डेफिनेटली घड़ी जो है वो एरर देने लगेगी। अब अगर आप सही टाइम बताना चाहते हो, इफ क्लॉक हैज टू शो करेक्ट टाइम, एट व्हाट टेम्परेचर इट वुड शो करेक्ट टाइम? सी, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट L बाय G। करेक्ट टाइम तभी बताएगी जब T की वैल्यू कांस्टेंट। अब नई जगह पर ले गए तो G की वैल्यू हो गई G डैश। तो अगर आप L की वैल्यू को भी बढ़ा दो, सॉरी G की वैल्यू कम हो गई तो L की वैल्यू को भी कम कर दो, तब टाइम पीरियड सेम रह सकता है। ठीक है, और ये तभी हो सकता है लेंथ चेंज होना जब टेम्परेचर चेंज हो जाए। ठीक है, तो टेम्परेचर कम करना होगा, L बाय G इज इक्वल टू, L डैश को लिख सकता हूं L इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी से हमने टेम्परेचर कम कर दिया, सो दैट टाइम पीरियड वही का वही है। अब आप वैल्यूज पुटअप कर दो G की, तो डेल्टा टी निकल आएगा। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर ये घड़ी सही समय बताएगी। फिर इसके आगे क्वेश्चन नंबर 20, डाउट है? क्वेश्चन नंबर 20 समझना। एल्यूमिनियम प्लेट फिक्स्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन एज अ होल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझना, एल्यूमिनियम प्लेट है जिसमें एक होल है, इसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। एल्यूमिनियम की प्लेट, और इस होल के ऊपर एक स्टील का रखा हुआ है जिसका डायमीटर है 2.005 सेंटीमीटर। तो स्टील के बॉल का डायमीटर ज्यादा है, उसको होल पर रखोगे तो बॉल होल से नीचे नहीं गिरेगी। ठीक, टेम्परेचर अभी 10 डिग्री सेल्सियस है सिस्टम का। The temperature of entire system is slowly increased. At what temperature will the ball fall down? इस सिस्टम को पूरा गर्म किया जाए तो किस टेम्परेचर पर वो बॉल गिर जाएगी। ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए अल्फा दिया है, स्टील के लिए भी अल्फा दिया है। अब इसमें गिवन है कि एल्यूमिनियम का अल्फा ज्यादा होता है स्टील से। ठीक है, एल्यूमिनियम का अल्फा ज्यादा है स्टील से। अब सोचो क्या होगा, इसको गर्म करने पर एल्यूमिनियम प्लेट का एक्सपांशन, होल एल्यूमिनियम प्लेट के अंदर है तो उस होल का भी एक्सपांशन होगा। तो जो एक्सपांशन होगा उसमें अल्फा की वैल्यू क्या यूज करोगे? एल्यूमिनियम की अल्फा। स्टील की बॉल के डायमीटर भी बढ़ेगा, स्टील का अल्फा कम है तो स्टील का एक्सपांशन कम होगा, होल का एक्सपांशन ज्यादा होगा।
तो एक समय आएगा जब दोनों के डायमीटर मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो उस वक्त क्या होगा, देखो डायमीटर ऑफ होल, इनिशियल डायमीटर इंटू 1 प्लस अल्फा, किसका, एल्यूमिनियम, डेल्टा टी, दैट शुड बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्टील, इनिशियल डायमीटर इंटू 1 प्लस अल्फा फॉर स्टील, डेल्टा टी, ठीक है। तो दोनों के डायमीटर को मैच कर दो, तब ये स्टील की बॉल गिर जाएगी, ठीक, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब थर्मल एक्सपांशन होगा तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो कैविटी है, होल है, उसका भी एक्सपांशन होगा, ठीक। उसके आगे बढ़ता हूं मैं, एक एग्जांपल लेता हूं। देयर इज अ वेसल made from aluminum whose initial volume is V0 and coefficient of linear expansion for aluminum is alpha. Linear expansion coefficient aluminum के लिए अल्फा है। इसमें एक लिक्विड फिल किया है हमने, लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट गामा एल, ठीक है। द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सो दैट, व्हाट शुड बी इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सो दैट द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग स्पेस, द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग स्पेस डज नॉट चेंज even with change in temperature. Volume of remaining space does not change even with change in temperature. टेम्परेचर चेंज करने पर भी जो बचा हुआ हिस्सा है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। इनिशियल वॉल्यूम बताना है आपको लिक्विड, इनिशियल वॉल्यूम लिक्विड का देखो, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग स्पेस डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, ठीक। ये तब हो सकता है जब दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस कांस्टेंट रहे, या हम कहें कि दोनों में वॉल्यूम चेंज सेम हो, जितना कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ रहा है उतना ही लिक्विड का भी वॉल्यूम बढ़ जाए तो डिफरेंस सेम रहेगा। तो कंटेनर का इनिशियल वॉल्यूम V0 है, डेल्टा टी से टेम्परेचर चेंज करने पर कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, तो V0 गामा डेल्टा टी, गामा फॉर व्हाट, कंटेनर, कंटेनर एल्यूमिनियम से बना है, 3 अल्फा लेंगे हम, so V0 gamma delta T, that is change in volume for container, change in volume for liquid, volume उसका V ले रहा हूं मैं, gamma L delta T, तो initial volume should be ये लिक्विड का वॉल्यूम होना चाहिए इनिशियल, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम। एक सिलिंड्रिकल वेसल है, उस वेसल में एक लिक्विड फिल किया है, मेटालिक सिलेंडर है, और मेटल जो यूज किया हमने उस मेटल के लिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा है, अल्फा, और इसमें लिक्विड फिल किया है, लिक्विड के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन गामा एल, ठीक। नो हाइट ऑफ वाटर लिक्विड कॉलम इन द सिलेंडर इज H नॉट। अभी टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस। Now if temperature is changed by delta T degree Celsius, if temperature is changed by delta T degree Celsius, then what would be final height of liquid column in cylinder? What is final height of liquid column in cylinder?
देखो क्या होगा यहाँ पे, टेम्परेचर चेंज करने पे कंटेनर का भी वॉल्यूम बढ़ेगा और लिक्विड का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक, फाइनल हाइट निकालनी है हमें, समझना। ये इनिशियल कंडीशन है, टेम्परेचर बढ़ा, अभी लिक्विड को वैसा का वैसे ही छोड़ दो, सिर्फ वेसल को देखो, टेम्परेचर बढ़ने पर जो वेसल है उसका साइज बढ़ेगा, बढ़ गया। इसके बाद लिक्विड का एक्सपांशन करो, लिक्विड का एक्सपांशन हुआ, लिक्विड का भी फाइनल वॉल्यूम होगा। अब समझना लॉजिक, लिक्विड का जो फाइनल वॉल्यूम है वो तो लिक्विड की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा, बट ये जो बेस एरिया है ये कौन डिसाइड करेगा? बेस एरिया कंटेनर डिसाइड करेगा, और बेस एरिया के आधार पर फिर फाइनल हाइट हो जाएगी लिक्विड की। फाइनल हाइट को मैं h कह रहा हूं, ठीक। इसी तरह से जो बेस एरिया था, इनिशियल एरिया A0 और फाइनल एरिया को मैं A कह रहा हूं, ठीक। अब मैं लिक्विड के वॉल्यूम की बात करता हूं, फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा L डेल्टा T, और वॉल्यूम है एरिया इंटू हाइट, तो फाइनल वॉल्यूम इज फाइनल एरिया इंटू फाइनल हाइट, इनिशियल वॉल्यूम इज इनिशियल एरिया इंटू इनिशियल हाइट, और जो बेस एरिया है, ठीक है, अल्टीमेटली वो कंटेनर डिसाइड करेगा। तो एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, इनिशियल एरिया इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। अब अल्फा किसका लेंगे हम? कंटेनर के मेटल का, A0 इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी इंटू H, ठीक है ना। तो हियर फाइनल हाइट वुड बी इनिशियल हाइट इंटू 1 प्लस गामा L डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये लिक्विड वॉल्यूम की फाइनल हाइट होगी। देखो थर्मल एक्सपांशन में एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, दैट इज बायोमेटेलिक स्ट्रिप। बायोमेटेलिक स्ट्रिप दो मेटल की स्ट्रिप्स को आइडेंटिकल लेंथ और एरिया, ठीक है, दो अलग अलग मेटल से बने स्ट्रिप्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, इस तरह से। ये एक स्ट्रिप है, दूसरी स्ट्रिप से इसको कनेक्ट कर दिया और इस तरफ से वेल्ड कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया, मिल नहीं सकती। ये दो अलग अलग मेटल, इसको मैं मेटल A कह रहा हूं, इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन अल्फा है, या अल्फा A ले लो, और ये मेटल B है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन है अल्फा B। दोनों अलग अलग मेटल से बने हैं तो दोनों का अल्फा भी डिफरेंट होगा। मान लो अल्फा A अल्फा B से ज्यादा है, ठीक है। दोनों स्ट्रिप को हमने चिपका दिया, आपस में जोड़ दिया, और नीचे इसका बेस जो है वो फिक्स कर दिया, ठीक। अब इस सिस्टम को अगर गर्म किया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो क्या होगा? तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा? दोनों की लेंथ में चेंज होगा, दोनों की लेंथ बढ़ेगी, लेकिन किसकी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी? जिसका अल्फा ज्यादा है। अब सीधी सी बात है, ये सीधा एक्सपांशन नहीं कर सकती, क्योंकि अगर सीधा एक्सपांशन करती है तो दोनों के लेंथ में डिफरेंट चेंज है, तो उस केस में दोनों को अलग होना पड़ेगा एक दूसरे से, कुछ ऐसे। ए का एक्सपांशन ज्यादा हो गया, बी का कम, बट ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि दोनों को हमने जोड़ के रखा है, चिपका के रखा है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये सीधे आगे नहीं बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये एक तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। इनफैक्ट जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो ये इस तरह से मुड़ेगी, ए इस तरफ है और बी इस तरफ, टेम्परेचर बढ़ने पर। समझो इस चीज को, जब ये मुड़ेगी
तो एक आर्क बनेगा, और आर्क किसी न किसी सर्कल का हिस्सा होगा। अब आर्क की जो लेंथ होती है वो होती है रेडियस इंटू एंगल, तो दोनों का एंगल तो सेम है, एंगुलर विड्थ तो दोनों की सेम रहेगी। रेडियस जिसकी ज्यादा होगी उसकी लेंथ भी ज्यादा होगी, तो जो पीछे वाला हिस्सा है उसकी रेडियस ज्यादा है तो लेंथ ज्यादा होगी, समझ रहे हो। तो टेम्परेचर बढ़ने पर ही एक तरफ मुड़ जाएगी, तो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वो बाहर की तरफ होगा और जिसकी लेंथ कम होगी वो अंदर की तरफ होगा, ठीक है। इसके अपोजिट अगर टेम्परेचर कम करें तो ए का कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, बी का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो फाइनल लेंथ अब बी की ज्यादा होगी ए से, तो ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। So it is property of bimetallic strip that on changing temperature it bends in either direction, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज होने पर ये मुड़ जाती है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज हम कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। इस तरह की बायोमेटेलिक स्ट्रिप को थर्मोस्टेट सर्किट में यूज किया जाता है। सर्किट कैसा होता है समझना। फॉर एग्जाम्पल ये सोर्स है जहां से करंट को सप्लाई करेंगे हम, ये कोई रेजिस्टर है, और यहां पर हमने ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप को जोड़ दिया, ठीक है। इस पॉइंट पर एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप मान लो जुड़ी हुई है, ठीक। और इस तरह से हमने बायोमेट्रिक को रखा है स्ट्रिप को कि ए इस तरफ है और बी इधर है। ए का अल्फा ज्यादा है बी से, ए का एक्सपेंशन ज्यादा होता है। अभी आप देख रहे हो कि वायर को मैंने यहीं तक रखा है सो दैट उसका कांटेक्ट नहीं हो रहा है इस स्ट्रिप से, मतलब अभी करंट का फ्लो नहीं हुआ, सर्किट ऑफ। मान लो रेजिस्टर की जगह मैंने बल्ब लगा दिया, बल्ब अभी बंद रहेगा। अब अगर आसपास का टेम्परेचर में बढ़ाऊं, गर्म करो सराउंडिंग को, तो गर्म होने पर क्या होगा, ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप मुड़ेगी। किस तरफ मुड़ेगी, ए का अल्फा ज्यादा है तो ये बी की तरफ मुड़ेगी। तो जब ये बी की तरफ मुड़ेगी तो मुड़ने पर क्या होगा, अल्टीमेटली ये स्ट्रिप जाके इससे टच कर जाएगी, और जैसे ही टच करेगी वैसे ही लूप कंप्लीट होगा, करंट का फ्लो चालू हो जाएगा, जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। अगर मैं इसको ठंडा करूं तो ये फिर से वापस इधर मुड़ जाएगी, स्विच ऑफ हो जाएगा। दैट मीन्स यू कैन यूज bimetallic strip as a thermal switch, as a switch which becomes off or on according to temperature, ठीक है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकते हो यूजिंग बायोमेटेलिक स्ट्रिप। अब इस तरह का सर्किट कहां यूज होता है, ठीक है। फायर अलार्म बन सकता है, पहले सर्किट को ऑफ रखो, अगर आग लगती है तो आसपास की हवा गर्म होगी, गर्म होने के कारण क्या होगा, ये इधर मुड़ जाएगा और रेजिस्टर की जगह एक अलार्म लगा दो, तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा वो अलार्म जो है वो बज उठेगा, ठीक। और कहां यूज हो सकता है इसका, रेफ्रिजरेटर और इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन सभी ने यूज किया होगा, ऑटोमेटिक आयरन जो होता है, आपने उसको ऑन कर दिया, ठीक है, और आप समझो उसकी प्रोसेस, उसके अंदर हीटर लगा है, फिलामेंट लगा है, करंट जाएगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होने के कारण वो गर्म होगा। अगर लगातार हीट बनती गई तो वो तो बहुत गर्म हो सकता है, तो जो आयरन कर रहे हो आप जिस कपड़े को, वो कपड़ा जल सकता है, तो आप चाहोगे कि एक टेम्परेचर के बाद वो गर्म होना बंद हो जाए, ठीक है। तो उसमें ये स्विच लगा है, एक टेम्परेचर के बियॉन्ड ये जो स्विच है ये इस तरफ मुड़ जाएगा। अब आपको एडजस्ट करना होगा, ए को अंदर रखना होगा, बी को बाहर रखना होगा। एक टेम्परेचर के बाद ये इधर मुड़ जाएगा,
करंट बंद हुआ तो उस केस में हीटर जो है वो बंद हो जाएगा, ठंडा होने लगेगा। जैसे ही ठंडा होगा वैसे ही इधर मुड़ जाएगा, फिर से करंट चालू हो जाएगा, फिर ज्यादा गर्म हुआ तो फिर इधर मुड़ जाएगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। ऐसे ही रेफ्रिजरेटर में भी अगर आप टेम्परेचर सेट करते हो फ्रीजर का, तो वहां जो सर्किट लगा है उसमें एक थर्मोस्टेट होगा जो कि टेम्परेचर को बनाए रखता है। ठीक है,